Good afternoon, students. In yesterday's lecture, we discussed about generalized force and generalized potential. In today's lecture, we will discuss about configuration space and about Hamilton's variational principle. So let us begin. Firstly, what is configuration space? ठीक है, देखो जैसे आपको ये पता है कि अगर हम बात करते हैं 3D की, ठीक है, 3D में मान लो अगर हम 3D में क्या क्या आता है, आपके एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट आते हैं, ठीक है। मान लो हम एक सिंगल पार्टिकल की मोशन को पढ़ रहे हैं, तो आपको पता है कि 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो 3 डायमेंशन में एक सिंगल पार्टिकल की मोशन को स्टडी करने के लिए यू नीड 3 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसका मतलब एक ही पॉइंट से, मतलब एक्स वाई और जेड, एक ही पॉइंट से हम उसकी मोशन को बता सकते हैं ना। जैसे जैसे वो पार्टिकल मूव करते हैं, ये पॉइंट क्या है, शिफ्ट होता जाएगा अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। तो अगर मान लो कि यहाँ पर आपके पास एक पार्टिकल की बजाय 2 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, 2 पार्टिकल्स की मोशन को आपको स्टडी करना है, तो आपको कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए उस टाइम पर? आपको 3 इसके लिए, 3 फर्स्ट पार्टिकल के लिए और 3 सेकंड के लिए, तो आपको टोटल 6 कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द 2 पार्टिकल, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर मान लो मैं 3 डायमेंशनल स्पेस की जगह 6 डायमेंशनल स्पेस लूँ, तो आप सिंगल पॉइंट से उन दोनों पार्टिकल्स की मोशन को बता सकते हो, ठीक है। 3 डायमेंशनल स्पेस की जगह मैं 6 डायमेंशनल स्पेस लूँ, तो एक ही पॉइंट लेके आप उस 2 पार्टिकल की मोशन को बता सकते हो। या फिर उसको आप इस तरह से बोल सकते हो कि 2 पार्टिकल्स की मोशन को आप एक सिंगल पार्टिकल की मोशन कंसिडर कर सकते हो इन ए 6 डायमेंशनल स्पेस, क्योंकि 6 डायमेंशनल स्पेस में एक सिंगल पॉइंट उन दोनों पार्टिकल्स की मोशन के बारे में बता सकता है ना। सिमिलरली अगर मान लो आपके पास किसी सिस्टम में n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, ठीक है, n नंबर ऑफ पार्टिकल, तो कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे? फॉर 1 पार्टिकल यू नीड 3 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो आपको कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे? टोटल 3n कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि अगर मान लो मैं यहाँ पर 3n डायमेंशनल स्पेस ले लूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे तो 3 डायमेंशनल स्पेस था, यहाँ पर एक सिंगल पार्टिकल अगर है तो आप सिर्फ एक पॉइंट से उसकी मोशन को बता सकते हो। अब मान लो आपके पास 1 पार्टिकल की बजाय आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, इसका मतलब आपको 3n नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स चाहिए उनकी मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए। और अगर आप 3 डायमेंशनल स्पेस की जगह 3n डायमेंशनल स्पेस ले लो, इसका मतलब क्या होगा? 3n डायमेंशनल स्पेस में एक सिंगल पॉइंट पूरे सिस्टम की मोशन को, जिस सिस्टम के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो 3n डायमेंशनल स्पेस में एक सिंगल पॉइंट उस सिस्टम की मोशन को एक्सप्रेस कर सकता है ना। तो जैसे जैसे वो सिस्टम जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो मूव करेगा, वैसे वैसे क्या है, 3n डायमेंशनल स्पेस में वो पॉइंट भी मूव करता जाएगा, तो उस पॉइंट की मोशन जैसे जैसे हो रही है, मतलब क्या है, वो बता रहे हैं कि सिस्टम जो है आपका किस तरीके से मूव कर रहा है। तो हमारा मेन बात क्या है कि अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और उसकी मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए यू विल नीड 3n नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो अगर बात करूँ मैं 3n डायमेंशनल स्पेस की, तो आप एक सिंगल पॉइंट से उस पूरे सिस्टम की मोशन को बता सकते हो, ठीक है। तो उस 3n डायमेंशनल स्पेस को ही आप क्या बोलते हो? कॉन्फ़िगरेशन स्पेस, जहाँ पर पूरे सिस्टम की मोशन को आप एक सिंगल पॉइंट से एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये तो बात थी जब आपके पास कोई भी कॉन्स्टेंट प्रेजेंट नहीं है। मान लो आपके पास p नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। जब कॉन्स्टेंट फ्री सिस्टम था तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए आपको 3n कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, ठीक है। तो मतलब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम उस टाइम पे 3n था, ठीक है। फिर अगर मान लो मैंने उसके ऊपर p कॉन्स्टेंट इम्पोज कर दी, इसका मतलब अब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? जितना नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स पहले चाहिए थे माइनस जितने नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स हैं, तो अब उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? f विच इज़ इक्वल टू 3n माइनस p, ठीक है। यानी कि अगर किसी सिस्टम पे आपने p कॉन्स्टेंट इम्पोज किए हैं तो 3n माइनस p डायमेंशनल स्पेस काफ़ी है, ठीक है, उस सिस्टम की मोशन को एक सिंगल पॉइंट के रूप में रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3n माइनस p डायमेंशनल स्पेस जो होगा दैट विल बी द कॉन्फिगरेशनल स्पेस इन विच द मोशन ऑफ द होल सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सिंगल पॉइंट। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि आपने n नंबर ऑफ पार्टिकल्स की मोशन को किसके इक्विवेलेंट कर दिया है? एक सिंगल पार्टिकल की मोशन की, कह सकते हो। तो सिंगल पॉइंट से आपने उसकी मोशन को एक्सप्रेस किया, ठीक है। तो जो आपके पास इक्विवेलेंट सिंगल पॉइंट है सिस्टम का, ठीक है, जो इक्विवेलेंट सिंगल पॉइंट है, मतलब जिस पॉइंट से आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उस पॉइंट को आप क्या बोलते हो? सिस्टम पॉइंट,
सिस्टम पॉइंट इन कॉन्फ़िगरेशन स्पेस, ठीक है। अब आपको ये पता है कि जैसे जैसे सिस्टम की स्टेट चेंज होगी, मतलब जैसे जैसे सिस्टम मूव करेगा, ठीक है, तो वो पॉइंट भी कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में मूव करेगा। तो जिस तरीके से सिस्टम मूव करे उसके हिसाब से वो एक कर्व ट्रेस कर सकता है कॉन्फ़िगरेशन स्पेस के अंदर। मान लो पहले यहाँ पे था पार्टिकल सिस्टम पूरा, फिर यहाँ पे है, आप सिंगल पॉइंट से दिखा पा रहे हो उसको एक कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में। तो जैसे जैसे सिस्टम मूव करे वैसे वैसे क्या है, वो पॉइंट भी मूव कर रहा है, तो वो पॉइंट भी क्या है, एक कर्व ट्रेस कर सकता है जिस तरीके से सिस्टम मूव करे उसके हिसाब से। तो इस कर्व को आप क्या बोल सकते हो, पाथ ऑफ मोशन ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो इस कर्व के ऊपर हर एक पॉइंट आपको क्या बताएगा कि पूरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉन्फ़िगरेशन स्पेस। नाउ विल डिस्कस अबाउट हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल। फर्स्ट थिंग तो ये जो प्रिंसिपल है दिस इज़ वैलिड फॉर बोथ, इट इज़ वैलिड फॉर बोथ कंजर्वेटिव सिस्टम्स एज वेल एज नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम्स, वैलिड फॉर बोथ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम्स, ठीक है। दोनों के लिए ही ये वाला प्रिंसिपल जो है वैलिड होता है। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम न्यूटन्स लॉ को यूज़ करते हैं विच इज़ मीन्स कई बार न्यूटन्स लॉ के साथ काम करना ईजी नहीं होता है। मीन्स कई बार सिस्टम थोड़ा सा ऐसा होता है कि अगर आप न्यूटन्स लॉ को यूज़ करोगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाएंगे, थोड़ा सा मतलब मैथमेटिक थोड़ा सा टफ होगा उसको सॉल्व करना, ठीक है। तो इसीलिए उसका ऑल्टरनेट ही है जो हम इस टाइप के प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या होती है। उससे पहले एक चीज़ और समझ लो कि लैग्रेंजियन क्या होता है। लैग्रेंजियन को आप डिनोट करते हो एल से, कैपिटल एल से, ठीक है। और दिस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। मान लो आपको कोई भी सिस्टम दे रखा है, तो सबसे पहले आप देखते हो कि उस सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी, ठीक है। सबसे पहले आप टी देखते हो, ठीक है। फिर आप ये देखते हो कि उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है, यानी कि वी देखते हो, ठीक है। तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है टी माइनस वी, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, इनका जो डिफरेंस होता है दैट विल गिव यू द लैग्रेंजियन, ठीक है, विच इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एल। तो पहली बात तो ये देखनी है कि हैमिल्टन प्रिंसिपल हमको क्या बताता है, ठीक है। मान लो जो सिस्टम है आपका इस स्टेट से उसको इस स्टेट में आना है, ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वो यहाँ पे है और इस स्टेट से उसको इस स्टेट में आने किसी भी सिस्टम को, ठीक है। तो वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, किस पाथ से वो स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आएगा, उसके साथ डील करता है ये प्रिंसिपल, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी स्टेटमेंट क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। स्टेटमेंट क्या बोलती है, ऑफ ऑल द पॉसिबल पाथ्स बिटवीन 2 पॉइंट्स अलोंग विच अ डायनेमिकल सिस्टम में मूव, मतलब कोई भी ऐसे 2 पॉइंट्स, ठीक है, जिसके बीच में कोई भी आपका जो डायनेमिकल सिस्टम है वो मूव कर सकता है, ठीक है। तो इसमें से जितने भी पाथ्स हैं may move from one point to another within a given time interval from t0 to t1. The actual path followed by the system is the one which minimizes the line integral of Lagrangian, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी 2 पॉइंट के बीच में, जहाँ पर मान लो t0 टाइम पर सिस्टम यहाँ था, t1 टाइम पर सिस्टम यहाँ पे है, ठीक है। तो इन 2 पॉइंट्स के बीच में जितने भी पॉसिबल पाथ्स हैं उसमें से सिस्टम कौन सा मतलब एक्चुअल पाथ उसका कौन सा होगा, ठीक है, कौन सा होगा जिसके लिए जो क्या लिखा हुआ, जिसके लिए फॉर विच मिनिमाइजेस द लाइन इंटीग्रल ऑफ लैग्रेंजियन। मतलब क्या है, जो आपका अगर मैं लैग्रेंजियन का लाइन इंटीग्रल लूँ विद टाइम फ्रॉम t0 टू t1, तो इसकी वैल्यू क्या हो, एक्सट्रीमम हो। जनरली क्या होती है, मिनिमम ही होती है, एक्सट्रीमम हो, ठीक है। तो वही वाला पाथ क्या है सिस्टम फॉलो करेगा, जिस सिस्टम वही पाथ किसी भी 2 पॉइंट के बीच में फ्रॉम इन अ गिवन टाइम इंटरवल सिस्टम कौन सा पाथ फॉलो करेगा, जिस पाथ के लिए जो टाइम इंटीग्रल है dt का फ्रॉम t0 टू टाइम इंटीग्रल है l का फ्रॉम t0 टू t1, उसकी वैल्यू क्या होगी, एक्सट्रीमम होगी, ठीक है।
क्योंकि इन दो पॉइंट्स के बीच में बहुत सारे पाथ पॉसिबल हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो कौन सा पाथ एक्चुअल में सिस्टम फॉलो करेगा, उसके लिए ये कंडीशन है जिस पाथ के लिए ये एल है लैग्रेंजियन, विच इज़ इक्वल टू डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। एल इसका मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम लिमिट टी नोट टू T1। जिस पाथ के लिए इसकी जो वैल्यू है वो एक्सट्रीमम होगी, ठीक है, वो वाला पाथ फॉलो होगा। एक्सट्रीमम का मतलब क्या होता है कि या तो मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, बट जनरली यहाँ पर क्या है, मिनिमम ही आती है, बट इन डेफिनेशन वी टेक इट एज एक्सट्रीमम, मीन्स मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। तो डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। ऑफ ऑल द पॉसिबल पाथ्स बिटवीन टू पॉइंट्स अलोंग विच अ डायनामिकल सिस्टम मे मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद इन अ गिवन टाइम इंटरवल फ्रॉम T0 टू T1, द एक्चुअल पाथ, मतलब जो किसी भी दो पॉइंट के बीच सिस्टम अगर मूव करेगा तो एक्चुअल पाथ कौन सा फॉलो होगा, उसकी कंडीशन ये प्रिंसिपल प्रोवाइड करता है। एंड कंडीशन इज दैट कि जो आपका लैग्रेंजियन है, ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ लैग्रेंजियन, दिस लाइन इंटीग्रल क्या है, दिस शुड बी एक्सट्रीमम फॉर एक्चुअल पाथ, ठीक है। तो अगर मतलब एक्सट्रीमम होगा मतलब उसकी वैल्यू या तो मिनिमम है या फिर मैक्सिमम है। और वो वैल्यू हम कैसे चेक करते हैं, अगर आपको ये पता है कि किसी भी फंक्शन की वैल्यू, मतलब किसी भी फंक्शन के लिए हम मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो हम क्या करते हैं, उस फंक्शन का हम मतलब डेरिवेटिव लेके उसको जीरो के इक्वल रखते हैं। सिमिलरली यहाँ पर क्या कंडीशन आएगी कि आपके पास फंक्शन क्या है, यहाँ पर ये पूरा है, ठीक है, तो इस फंक्शन का जो चेंज है दैट शुड बी इक्वल टू जीरो फॉर द एक्चुअल पाथ, ठीक है। और इस चीज़ को, ये जो क्वांटिटी है एल डी टी फ्रॉम T0 टू T1, इस क्वांटिटी को आप क्या बोलते हो, एक्शन ऑफ द सिस्टम, मतलब इस क्वांटिटी को आपको बोलते हो एक्शन बोलते हो, ठीक है। डेफिनेशन को आप ऐसे भी समझ सकते हो, आउट ऑफ ऑल पॉसिबल पाथ्स ऑफ अ डायनामिकल सिस्टम बिटवीन टाइम इंस्टेंट्स T0 एंड T1, द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम इज द वन फॉर विच द एक्शन, मतलब ये वाली क्वांटिटी हैज़ अ स्टेशनरी वैल्यू और एक्सट्रीमम वैल्यू, ठीक है। एंड फॉर दैट चेंज ऑफ दिस इंटीग्रल, चेंज ऑफ दिस एक्शन दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। और इस प्रिंसिपल की इंपॉर्टेंस क्या है, ये प्रिंसिपल हमको क्या करता है, दिस हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश द एक्चुअल पाथ फ्रॉम द नेबरिंग पाथ्स, ठीक है। मतलब पाथ्स तो बहुत सारे पॉसिबल हैं, इनफाइनाइट पाथ पॉसिबल है किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में, बट एक्चुअल पाथ को बाकी सब पाथ से डिफ्रेंशिएट करता है, डिस्टिंग्विश करता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसका डेरिवेशन, नहीं, डिडक्शन ऑफ दिस लॉ, ठीक है। तो डिडक्शन में हम जो कंडीशन है उसको लेके चलेंगे और उसकी हेल्प से हम कोई इक्वेशन डिराइव करेंगे विच इज़ कॉल्ड लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले तो इस प्रिंसिपल की कंडीशन क्या है, एक्चुअल पाथ के लिए क्या कंडीशन है कि अगर मैं इंटीग्रल को आई से डिनोट करूँ, दैट इज इक्वल टू एल डी टी, एक्शन की वैल्यू थी फ्रॉम टाइम T0 टू T1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एल, आपको पता है क्या होता है, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किस किस का फंक्शन होगी, आपने पीछे देखा भी था, जो आपने पीछे पढ़ा था, इट वॉज द फंक्शन ऑफ क्यू के, मतलब जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, और क्यू के डॉट मतलब जनरलाइज्ड वेलोसिटी, इन दोनों का फंक्शन होगी माइनस पोटेंशियल, दिस इज ओनली अ फंक्शन ऑफ क्यू के, ठीक है। इसका इंटीग्रल विद डी टी फ्रॉम टाइम T0 टू T1। हम कंजर्वेटिव सिस्टम की बात करें इसलिए मैंने वी को लिखा है, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट ओनली, ठीक है, ओके। क्योंकि हम हैमिल्टन्स प्रिंसिपल फिलहाल स्टडी कर रहे हैं ओनली फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। तो अभी आपके पास कंडीशन क्या है कि चेंज इन दिस आई, मतलब इस आई की वैल्यू हमने क्या पढ़ा था कि एक्सट्रीमम होनी चाहिए, एक्सट्रीमम मतलब इधर मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। एक्सट्रीमम होगी तो कंडीशन क्या होती है कि डेल ऑफ आई, मतलब इसमें जो चेंज है दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। यही पढ़ते हैं हम, कोई भी फंक्शन अगर उसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है तो उसके चेंज को हम जीरो करते हैं, उसके डेरिवेटिव को, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करने वाली है, हमको इस कंडीशन का यूज़ करके कुछ इक्वेशन डिराइव करनी है, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, मतलब चेंज इन टी ऑफ क्यू के डॉट माइनस वी ऑफ क्यू के, इसका डी टी फ्रॉम T0 टू T1 दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, ओके। सो अभी देखो इसकी चेंज को हम कैसे देखेंगे। अब आपको ये पता है कि ये जो फर्स्ट वाली टर्म है वो क्यू के और क्यू के डॉट का फंक्शन है, ठीक है। तो देखो पहले आप कैसे करोगे इसका चेंज, इसको अंदर लेके जाते हैं हम, इंटीग्रेशन को बाहर एज इट इज़ रखा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, पहले हमको देखना है टी का, सिंस टी क्यू के और क्यू के डॉट का फंक्शन है तो आपको टी का चेंज दोनों के साथ देखना पड़ेगा। तो पहले हम देख रहे हैं टी का चेंज विद क्यू के,
ठीक है, और साथ में डेल क्यू के, दिस जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, प्लस फिर हम देखेंगे टी का चेंज विद क्यू के डॉट, और यहाँ पर ये होगा। तो ये तो आया फर्स्ट टर्म में जब आपने इस डेल को मतलब लेके गए हो तो, और यहाँ पर समेशन भी लोगे, के का समेशन फ्रॉम 1 to 3n, ठीक है, तो सिर्फ के भी लिख सकते हो, आपको पता है कि लिमिट इसकी कहाँ से कहाँ होने वाली है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, फिर आपको करना है v का, और v यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन ऑफ ओनली, ब्रैकेट यहाँ लगा दो, ठीक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ ओनली माइनस क्यू के का फंक्शन है सिर्फ, तो डेल v बाई डेल क्यू के और साथ में 10, ठीक है, साथ में डी टी दैट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपका काम बचा इंटीग्रेशन, ठीक है। तो पहले बात देखो, इन दोनों टर्म्स में से, एक तो इस टर्म में से और एक इस टर्म में से, ये जो डेल क्यू के ये कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों टर्म्स को आप कंबाइन करके लिख सकते हो। तो क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन फ्रॉम T0 to T1 समेशन, अंदर क्या बचा, डेल टी बाई डेल क्यू के, यहाँ से बचा माइनस डेल वी बाई डेल क्यू के, और अंदर क्या बचा 10, और साथ में है डी टी। एक टर्म तो ये हो गई, दूसरी टर्म ये आपके पास बची है, इसको भी लिख दो अलग से, दिस प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम T0 to T1 समेशन, अंदर क्या बचा, टी डेल टी ये वाली टर्म बाई डेल क्यू के डॉट, और साथ में आया 10, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या इक्वेशन आई है, इंटीग्रेशन फ्रॉम T0 to T1 समेशन डेल टी बाई डेल क्यू के माइनस डेल वी बाई डेल क्यू के, और साथ में दिस जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट, दिस प्लस T0 to T1 समेशन डेल टी बाई डेल क्यू के डॉट, और साथ में ये चीज़ डी टी, यहाँ पर भी डी टी था, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो आपका डेल क्यू के डॉट है, इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो डी बाई डी टी, मतलब डी बाई डी टी ऑफ क्यू के, सॉरी डेल क्यू के, एक सेकेंड, अभी देखो, अभी आपके पास क्या आता है, यहाँ पे डेल क्यू के डॉट था, अगले स्टेप में कर देते हैं, डेल क्यू के डॉट था, ठीक है। तो अभी आपके पास क्या आया, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, प्लस सेकेंड टर्म में मैंने क्या मॉडिफाई किया है, दिस इज समेशन डेल टी बाई डेल क्यू के डॉट, ठीक है, और यहाँ पे डेल क्यू के डॉट है, इसको आप क्या लिख सकते हो, डी बाई डी टी ऑफ डेल क्यू के, ठीक है। क्यू के डॉट की जगह मैंने डी बाई डी टी लिख दिया, क्योंकि क्यू के डॉट का मतलब यही है ना यहाँ पे कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ क्यू के, ठीक है। तो आपने डी बाई डी टी ऑफ, ये डॉट नहीं आएगा, सॉरी, टाइम डेरिवेटिव ऑफ डेल क्यू के आ गया, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको दोनों टर्म्स को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कैसे करोगे, देखो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं, एक बार फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखो, सेकेंड टर्म का हम करते हैं। सेकेंड टर्म में आपके पास क्या है, T0 to T1 डेल टी बाई डेल क्यू के डॉट डी बाई डी टी ऑफ डेल क्यू के, और साथ में डी टी भी था, ठीक है। इस टर्म का हमको इंटीग्रेट करना है। अब आपको पता है आपके पास दो फंक्शन है यहाँ पे, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, इन दोनों फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो कैसे करोगे, यू नो अबाउट इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, उसमें क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है। मान लो आपके पास दो फंक्शन हो u और v, इसका इंटीग्रेशन करना हो आपको, तो आप कैसे करते हो, मानो विद रिस्पेक्ट टू x से कुछ भी हो, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब du बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वी डी एक्स, और फिर इस पूरे का करते हो आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यही करते हो। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो यहाँ पर भी हम वही यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, मतलब T0 to T1 डेल टी समेशन डेल टी बाई डेल क्यू के डॉट ये एज इट इज़ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। देखो अब इसी के विद रिस्पेक्ट टू टाइम के विद रिस्पेक्ट टू ही डेरिवेशन है, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करना है, इसका मतलब सिर्फ यही टर्म बच जाएगी, तो डेल क्यू के, ठीक है। अब आप सोल्व करें तो इंटीग्रेशन का सिंबल हटाते चलो, फर्स्ट फंक्शन डेल क्यू के डॉट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, मतलब सिर्फ ये बच जाएगा डेल क्यू के, जिसमें आपको लिमिट पुट करनी है फ्रॉम T0 to
T1, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब फर्स्ट वाली टर्म का डेरिवेटिव, ठीक है, और करना किसके विद रिस्पेक्ट टू है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो कैसे करोगे, समेशन डी बाई डी टी ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, डेल टी बाई डेल क्यू के डॉट, ठीक है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, अगेन यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेल क्यू के, और साथ में डी टी दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको ये पता है कि एंड पॉइंट्स पे क्या है, वेरिएशंस नहीं होती हैं, मतलब जहाँ सिस्टम स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर सिस्टम को जाना है, मतलब हम मान लो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की बात कर रहे हैं, तो जो इसके एंड पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, यहाँ पर वेरिएशन नहीं होता है। इसका मतलब आपके पास, अगर मैं बात करूँ डेल क्यू के की, डेल क्यू के डिस्प्लेसमेंट ही तो है, ठीक है, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट है, इसकी वैल्यू टी नोट टाइम पे भी और इसकी वैल्यू T1 टाइम पे भी 0 होगी, क्योंकि हम एंड पॉइंट पे कोई वेरिएशन नहीं होता है, एंड पॉइंट पे यू डोंट हैव एनी जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसका मतलब जो डेल क्यू के की वैल्यू है फ्रॉम T नोट टू T1, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब ये, इसमें आपको लिमिट पुट करनी थी, यहाँ पर अपर लिमिट भी 0, लोअर लिमिट भी 0, इसका मतलब ये वाली पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो आपके पास क्या बचा, एक तो ये वाली टर्म बची, ठीक है, और एक यहाँ से जो सेकेंड टर्म आई है वो बची, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म लिखना एक बार, T नोट टू T1 समेशन ओवर के डेल टी बाई डेल क्यू के डॉट, अंदर क्या बचा, साथ में आपके पास क्या था, सॉरी ये थी आपके पास ना फर्स्ट टर्म, ये थी फर्स्ट टर्म, एज इट इज़ का तो हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ सेकंड टर्म का इंटीग्रेशन किया है, और सेकंड टर्म से हमारे पास 2 पार्ट्स आए थे, उसमें से फर्स्ट टर्म जो है वो कम्प्लीटली 0 हो गई, तो सिर्फ सेकंड टर्म जो है वो बची है, ठीक है। तो अभी लिख रहे हैं, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, डेल टी बाई डेल क्यू के माइनस डेल वी बाई डेल क्यू के, ठीक है, और अंदर आपके पास क्या बचा है, बाहर डेल क्यू के और डी टी, ठीक है, दिस, और सेकेंड टर्म से ये टर्म 0 हो गई, सिर्फ ये टर्म बची है, और वो किसके इक्वल है, माइनस इंटीग्रेशन समेशन डी बाई डी टी ऑफ डेल टी बाई डेल क्यू के डॉट, और साथ में आया ये चीज़ दैट इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपके पास ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ पूरी कॉमन है, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम T नोट टू T1 समेशन ओवर के, फर्स्ट टर्म क्या है, डेल टी बाई डेल क्यू के माइनस डेल वी बाई डेल क्यू के माइनस, ठीक है, इस चीज़ को मैं दोनों में से बाहर ले रही हूँ, तो क्या लिखोगे, माइनस डी बाई डी टी ऑफ डेल टी बाई डेल क्यू के डॉट, ठीक है, और इस पूरे के बाहर क्या आ गया आपके पास, डेल क्यू के डी टी दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आया कि अब आपको ये पता है कि हर एक डेल क्यू की क्या है, इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकते हैं, हमने पढ़ा था, वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, ठीक है, और आर्बिट्ररी कुछ भी इसकी वैल्यू हो सकती है, तो इसका मतलब इसकी कोफिशिएंट जो है उनको 0 होना पड़े। देखो आपने पढ़ा भी होगा जब हम मैथ्स में पढ़ते थे कि अगर आपके पास x1 x2 x3 ये सबको आपको इंडिपेंडेंट प्रूव करें, तो आप कैसे करते थे, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 दैट शुड बी इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 इक्वल टू 0, ये सब हम पढ़ते थे, है ना। मतलब ये जो, अगर आपको इन तीनों को इंडिपेंडेंट प्रूव करना है, तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, अगर दिस इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं a1 a2 a3 उनको भी 0 होना पड़ेगा सबको, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पर आपको ये पता है कि जो डेल क्यू के है वो आर्बिट्ररी है और इंडिपेंडेंट है सारे डेल क्यू के, ठीक है। अगर वो इंडिपेंडेंट मतलब इनके जो कोफिशिएंट हैं उसकी वैल्यू को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो 0 होगा मतलब इस टर्म को आप 0 के इक्वल रख सकते हो, ठीक है। तो कैसे रखोगे, डेल टी बाई डेल क्यू के, ठीक है, माइनस डेल वी बाई डेल क्यू के, ठीक है, माइनस डी बाई डी टी ऑफ डेल टी बाई डेल क्यू के डॉट दैट इज इक्वल टू 0 बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर भी t माइनस वी को आप इकट्ठा लिख सकते हो, तो लिखोगे डेल t माइनस वी, क्योंकि दोनों का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू के ही है, माइनस डी बाई डी टी ऑफ वॉट, डेल टी बाई डेल क्यू के डॉट दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको ये पता है कि ये t है, यहाँ पर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्यू के डॉट है,
ठीक है। और आपको ये पता है कि अभी आपने कंजर्वेटिव सिस्टम की बात की, मतलब जो आपका v है वो सिर्फ और सिर्फ क्यू के पे डिपेंड कर रहा है, v क्यू के डॉट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि आप बात कर रहे हो कंजर्वेटिव सिस्टम की, ठीक है। अगर v क्यू के डॉट पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो अगर आप यहाँ पे t की जगह t माइनस वी भी लिखो, t माइनस वी भी लिखो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि v क्यू के डॉट के साथ चेंज हो ही नहीं रहा है, तो ये वाली टर्म वैसे भी ज़ीरो हो जाएगी। मतलब डेल v बाय डेल क्यू के डॉट वैसे भी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि v जो है वो क्यू के डॉट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो इसको आप लिख भी दोगे यहाँ पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन वैसे भी ज़ीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है t माइनस वी किसके इक्वल होता है, l के लैग्रेंजियन के, तो यहाँ से कितना आया डी एल, ठीक है, बाई डेल क्यू के, ठीक है, माइनस डी बाई डी टी ऑफ, अंदर क्या बचा डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो क्या इक्वेशन आएगी, डी बाई डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू के डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू के, दैट इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज कॉल्ड Lagrange इक्वेशन ऑफ मोशन। Lagrange इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो हर एक क्यू के लिए इक्वेशन आ सकती है, मतलब हर एक क्यू के लिए आपको ये पता है के की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी वैरी कर सकती है, कहाँ तक, अप टू डिग्री ऑफ फ्रीडम तक के की वैल्यू वैरी कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है आपके पास ये पूरा सेट ऑफ Lagrange इक्वेशन, एक सिंगल इक्वेशन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पर के की वैल्यू चेंज होगी, Q1 के लिए भी आप इसको लिख सकते हो, Q2 के लिए भी, Q3 के लिए भी, तो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के आपके पास पूरा सेट ऑफ इक्वेशंस आपको मिलेगा। तो इस सेट ऑफ इक्वेशंस को आप क्या बोलते हो, Lagrange इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। और ये हर एक इक्वेशन का एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो ये क्या था, ये आपने किसका यूज़ करके निकाली है, ये आपने हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल का यूज़ करके निकाली है। हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल क्या करता है, वो एक्चुअल पाथ से बाकी सब नेबरिंग पाथ्स को डिफरेंशिएट करता है, डिस्टिंक्ट करता है, ठीक है। और ये बताता है कि सिस्टम एक्चुअल में कौन सा पाथ फॉलो करेगा अगर उसको एक स्टेट से दूसरी में जाना है तो, ठीक है। और इसी का रिजल्ट क्या आई, Lagrange इक्वेशन ऑफ मोशन आई है। तो दिस वॉज द डिडक्शन ऑफ हैमिल्टन्स वेरिएशनल प्रिंसिपल। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना, आई होप इट इज़ क्लियर। कल हम बचे हुए टॉपिक्स को कवर कर लेंगे। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, आज इतना ही करते हैं।